स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आलू खुदाई के लिए पोटैटो डिगर है काफी उपयोगी। अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनाएं और अधिक आय पाएं। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने आलू की अगती बुआई की है, उनकी फसल इस समय खुदाई योग्य तैयार हो गई है और अक्सर देखा गया है कि किसान आलू की खुदाई का कार्य मजदूरों से करवाते हैं, जिसमें मजदूरों की समस्या तो रहती ही है, साथ ही खुदाई का लागत खर्च भी अधिक आता है। तो किसानों की इन्हीं समस्याओं को देखते हुए आज हम जानकारी लाए हैं आलू खुदाई यंत्र के बारे में। तो ये यंत्र किसानों के लिए किस प्रकार उपयोगी है और इसके क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं। तो ये आपने बहुत ही बढ़िया सवाल किया है कि पोटैटो डिगर जैसे कि आलू उखाड़ने के लिए हमें कुछ ऐसा तकनीक है जो उपलब्ध है जो किसानों के लिए मतलब हेल्पफुल होगी। तो मैं बता दूं कि जैसे कि सभी जानते हैं कि आलू जो होता है उसकी जो खुदाई होती है वो काफ़ी मतलब श्रम लगता है उसमें। और एक चीज़ ये भी होती है कि जब भी हम आलू की खुदाई करते हैं तो कई बार देखा गया कि अगर आप हाथ से करते हैं, जैसे खुरपी से करते हैं, तो आलू कट जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमें जो आलू का जो कॉस्ट होना चाहिए या जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती है। और दूसरी ये भी एक समस्या आती है कि उसमें मिट्टी बहुत सारा लगा हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जब वो सूखने के बाद वो आलू का जो एक प्राइस है, क्वालिटी है, वो कम कर देता है। किसान भाइयों, आलू की खुदाई मजदूरों द्वारा करवाने से काफी श्रम और लागत खर्च आती है। साथ ही मजदूर आलू की खुदाई खुरपी और गैती इत्यादि औजारों से करते हैं, जिससे खुदाई के समय आलू के कंद चोट ग्रसित हो जाते हैं और इससे बाजार में इसका अच्छा मूल्य नहीं मिलता। साथ ही यदि ऐसे कंदों का भंडारण किया जाएगा तो कंद फफूंद जनित रोगों की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। तो आलू खुदाई यंत्र में क्या होता है कि ये हमारे एक तो पहला चीज़ होता है कि ट्रैक्टर से ऑपरेटेड होता है, जो रियर माउंटेड बोलते हैं, मतलब ट्रैक्टर का जो 3 पॉइंट लिंकेज और पीटीओ होता है उससे ये अटैच होता है। और इसके लिए हमें ट्रैक्टर चाहिए होती है 40 HP से ज़्यादा की, मतलब अगर हम रिकमेंड करें तो 45 HP बोलते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपका जो जैसे मान लीजिए ये 2 रो हो सकता है या 4 रो हो सकता है, मतलब एक बार में 2 रो से ये आलू खुदाई कर सकता है, नहीं तो 4 रो का भी कर सकते हैं इससे। तो ये देखा गया है कि इसकी प्राइसिंग जो होती है ये 2 रो या 4 रो जो इसकी फील्ड कैपेसिटी है उसी पे डिपेंड करती है। तो अगर मान लिया जाए कि अगर आपके पास 2 रो पोटैटो प्लांटर है तो आप उससे जैसे 1 एकड़ की खुदाई लगभग आप 1 घंटे में कर सकते हैं। तो ये काफ़ी समय की बचत करती है। तो अगर देखा जाए 1 एकड़ अगर हम मजदूर लगाएं तो ये देखते हैं हम लोग कि आधा कट्ठा जैसा वो 1 दिन में कर पाते हैं खुदाई। तो इससे क्या होता है कि हमारे लेबर का कॉस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो भी अगर किसान अगर सोचता है कि चलो इससे हम कुछ लागत कम कर दे तो उनके लिए पोटैटो डिगर बहुत अच्छा होता है। कहीं ना कहीं ये आपकी जो लाभ है उसको बढ़ा देता है। आलू खुदाई यंत्र से खुदाई करने पर खुदाई जल्दी हो जाती है, साथ ही आलू कम चोट ग्रसित होते हैं। इस यंत्र से खुदाई करने पर आलू खुदाई लागत कम आती है। एक साथ आलू की खुदाई भी हो जाती है और इसके बाद इन्हें इकट्ठा कर आसानी से श्रेणीगत किया जा सकता है। किसान भाइयों, वैसे तो प्रदेश में कई कंपनियों की पोटैटो डिगर मशीन बाजार में आसानी से मिल जाती है, जिनकी कीमत 1 और 2 रो वाली मशीन के अनुसार अलग अलग होती है, जिस पर शासकीय अनुदान भी उपलब्ध है। अनुदान के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने नजदीकी कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं।
तो ये एक चीज़ है जिससे कि आलू के साथ जो मिट्टी की जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम जाती है और आलू काफ़ी साफ तरीके से नीचे की तरफ गिरता है। तो इसको स्टोर करने के लिए भी काफ़ी सहायता मिलती है हमें, तो ये सहायतामंद होता है अगर हम बात करें तो मुझे लगता है पोटैटो डिगर अच्छा है इम्प्लीमेंट। और इसकी प्राइसिंग अगर देखी जाए तो अगर हम मैनुअल और एक होता है ऑटोमेटिक, तो ये 90,000 से लेके 1.5 लाख तक रुपए में ये आपको मिल जाती है। तो अभी सरकार के द्वारा भी कुछ अनुदान दी जाती है, आप उसको देख सकते हैं, डीबीटी के साइट पे भी देख सकते हैं आप। और ऐसा नहीं है कि हर साल की खेती नहीं है, ऐसा नहीं है, ये हर साल हम खेती करते हैं। तो अगर आप इसमें अगर 1.5 लाख रुपए लगाते भी हैं तो ये आपका मतलब विदिन 2 ईयर आपको ये रेवेन्यू आपको दे देगा। मतलब आपने जितनी लागत लगाई है वो आपको वापस मिल जाता है, आपको अनुदान भी दी जाती है। तो मुझे लगता है ये आपके लिए अच्छा होगा। और किसान भाइयों से अनुरोध है कि मशीनीकरण करें और इस चीज़ को अपने खेतों में और अपने जगह पे अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करें, वापस लाएं इसको मशीनों को और अपने खेतों में इसका प्रयोग करें, यंत्रीकरण की तरफ ध्यान दें। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,33,533 नए केस सामने आए, 525 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,197 नए केस मिले, जबकि एक दिन में कोरोना संक्रमित 34 मरीजों की मौत हो गई। मरुधरा में कोरोना का कोहराम जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,112 नए पॉजिटिव केस मिले, वहीं 19 ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। गन्ने की खेती अपने राज्य के हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, कोटा, बूंदी जिलों में बड़े पैमाने पर की जाती है और इस समय अनेक किसान गन्ने से गुड़ बनाते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में किसान गुणवत्ता युक्त गुड़ नहीं बना पाते हैं। इसीलिए जो किसान गुड़ बनाना चाहते हैं तो वे अच्छी क्वालिटी का गुड़ बनाने के लिए किन किन तकनीकी बिंदुओं पर ध्यान दें, आइए जानते हैं डॉक्टर SK पांडे से। नई तकनीकी हमने इस केंद्र से बहुत ही विकसित की हैं। अभी वर्तमान में मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि अगर वो अपने गन्ने को अपने मालिक रहते हुए गुड़ का निर्माण करें। मैं इस रीति रिवाज को फिर शुरू करने के लिए अपने केंद्र पर मैं खुद गुड़ बनाना शुरू किया हूँ, शक्कर बना रहा हूँ, वैल्यू एडेड गुड़ बना रहा हूँ, जिसमें दवाई युक्त, जिसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, सौंफ है, अजवाइन है, मेथी है, काली मिर्च है, ड्राई फ्रूट्स हैं। इस तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी हम बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं। लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। किसान भाइयों, ये आवश्यक है कि उत्तम गुड़ निर्माण हेतु हमें गन्ने की खेती को शुरुआत से ही ध्यान देने की जरूरत होती है। गुड़ उत्पादन हेतु गन्ने की विभिन्न प्रभेदों के निर्धारित उर्वरकों की मात्रा का ही प्रयोग करें। अगर नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हुई तो इसका बुरा असर गुड़ की क्वालिटी पर होता है, साथ ही पर्यावरण के लिए दुष्प्रभावी होता है। बात करें अगर कटाई की, तो फसल की कटाई के लिए 15 दिन पहले से ही खेत में सिंचाई बंद कर दें। लेकिन कटाई से पूर्व परिपक्वता की पहचान करना जरूरी होता है। इसके लिए विक्स हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। अगर विक्स हाइड्रोमीटर की रीडिंग 21 से ज्यादा आती है तो जान लें गुड़ हेतु गन्ना परिपक्व हो गया है। कम विक्स हाइड्रोमीटर होने पर कटाई ना करें। कटाई करने के लिए धारदार औजार का इस्तेमाल कर जमीन की सतह से कटाई करें और ऊपरी भाग को काट कर हटा लें, क्योंकि ऊपरी भाग में शर्करा
की मात्रा कम होती है। उसके बाद सारी पत्तियों की कटाई कर गन्ने को साफ कर लें। याद रहे, कटाई के 10 से 12 घंटे के बाद गन्ने से रस निकाल लें। और गन्ने के लिए जो नई गुड़ की वैरायटी है, हमसे संपर्क करके गुड़ की वैरायटी लें, तकनीकी लें, हम सब मुहैया कराने को तैयार हैं। गुड़ उत्पादन यूनिट लगाने पर सरकार के द्वारा सब्सिडी भी प्राप्त की जा सकती है। गन्ना निर्माण में वैरायटी का, गन्ने की किस्म का बहुत अहम रोल है। कुछ ऐसी गन्ने की किस्में हैं जिसका गुड़ बहुत ही अच्छा बनता है। जैसे हमारी एक किस्म है जो अभी पूरे उत्तर भारत के हर किसान के पास है, CO 0238 किस्म, जिससे बहुत ही उपयुक्त, बहुत ही बढ़िया गुड़ बनता है, राब बनती है और सीढ़ा भी बनता है। अब इस वैरायटी में बीमारी आ रही है। अब ये वैरायटी 2 साल 4 साल में जाने वाली है। इसके बाद भी हम इसके लिए, गुड़ के लिए अन्य वैरायटी निकालेंगे। और हमारी और वैरायटी है CO 0118, 15023, CO 15023। ये सब गुड़ के लिए बड़ी उपयुक्त हैं, जो हम किसानों को उपलब्ध करा देंगे, जिसमें हम कोई रसायन नहीं डालते और बिना प्रिजर्वेटिव के हम गुड़ का निर्माण कर रहे हैं। और किसान भाइयों को मैं यह सलाह देना चाहूँगा कि इस तरह की यूनिट खुद लगाएं और 3 से 4 लाख रुपए में ऐसी यूनिट तैयार हो जाएगी कि 1 कुंटल गुड़ वो डेली पैदा करेंगे, जो बाज़ार में बिकेगा। और इनके गांव के मज़दूरों को, इनके बच्चों को रोज़गार भी मिलेगा और अपने गन्ने का मालिक खुद रहेंगे। किसी चीनी मिल के भरोसे पेमेंट के लिए लटकेंगे नहीं और इनका दैनिक आय होगी, जिससे इनको बहुत आमदनी भी होगी टोटल मिला के। गन्ने का रस निकालने के उपरांत दूसरा काम उसकी सफाई करना है। रस की सफाई के लिए आमतौर पर भिंडी का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग के लिए एक घना घोल तैयार किया जाता है, जिसके लिए इसकी छाल को 24 घंटे पानी में भिगोने के उपरांत हाथ से अच्छी तरह रगड़कर चिकनाहट भरपूर घोल तैयार कर लिया जाता है, जो रस सफाई के लिए प्रयोग किया जाता है। इस घोल के प्रयोग से गुड़ का बढ़िया कण और ठोसपन में सहायक होता है। 1 लीटर घोल 100 लीटर रस की सफाई के लिए काफी होता है। इस घोल के अलावा कुछ खास रसायन जैसे कि सुपर फास्फेट, फास्फोरिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट आदि का प्रयोग किया जाता है। गुड़ बनाने का तो आपने देखा, अभी रस निकाल के उसको रस से पेराई करते हैं क्रशर में। पेराई करने के बाद इस तरह का ये जो चूल्हा है, पैन लगा हुआ है, इसमें हम उसको बॉयल करते हैं। खरपतवार जो इसका बगास निकलता है, यही ईंधन के रूप में हम यूज करते हैं। और इसका निर्माण होने के बाद डब्बे में पैक करके, लेबल करके इसको हम, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और मेरी धारणा और ध्येय उद्देश्य ये है कि किसान अपना खुद का मालिक बने अपने गन्ने का और गुड़ प्रोडक्शन की यूनिट लगाएं और रोज़ का मुनाफा कमाएं, अपने बाल बच्चों को, ग्रामीणों को, महिलाओं को रोजगार दें। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। देश में कोरोना की तीसरी लहर का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,33,533 नए केस सामने आए। 525 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,197 नए केस मिले, जबकि एक दिन में कोरोना संक्रमित 34 मरीजों की मौत हो गई। मरुधरा में कोरोना का कोहराम जारी है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 14,112 नए पॉजिटिव केस मिले, वहीं 19 लोग ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है।
कृषि मौसम सेवा भारत सरकार द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जौ की फसल में दीमक कीट की रोकथाम के लिए क्लोरपाइरिफास 1 लीटर प्रति बीघा की दर से प्रयोग करें। जिन किसान भाइयों ने सरसों की फसल लगा रखी है उनको सलाह दी जाती है कि सरसों में रतुआ रोग होने की संभावना है। इस रोग में पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर 1 से 2 मिलीमीटर वाले व्यास के स्वच्छ एवं सफेद रंग के छोटे छोटे फपोले बनते हैं। किसान भाइयों को ऐसे सफेद फपोले दिखाई दें तो किसान भाई मैनकोजेब या रेडोमिल MZ72 WP फफूंदीनाशक की 2 किलोग्राम मात्रा 800 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। इस समय प्रदेश में ठंड का कहर जारी है, अतः अपने दुधारू एवं पालतू पशुओं को पशुशाला में बांधें तथा सर्दी से बचाने के लिए पशुशाला के खिड़की दरवाजों एवं हवा आने वाले स्थान पर जूट के बोरे या टाट के पर्दे अवश्य लगाएं। किन्नों के नए बाग में छोटे पौधों को शीतलहर से बचाव हेतु पॉलीथीन या भूसे से ढक देवें। आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की निशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव मलिकपुर जिला जयपुर के किसान राजेंद्र प्रसाद ने। आप पशुओं में निमोनिया रोग के निदान पर जानकारी चाहते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जी आपकी समस्या के समाधान के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। किसान भाइयों, आप पशुपालन करते हैं तो पशुओं में स्वास्थ्य प्रबंधन एक महत्वपूर्ण विषय होता है। अगर देखा जाए तो ऐसे मौसम में जब ठंड काफ़ी पड़ी हुई है और रुक रुक के बारिश हो रही है, ऐसे में हमारे पशुओं को निमोनिया जैसे बीमारी से बचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे किसानों के लिए। निमोनिया जीवाणु एवं माइकोप्लाज्मा जनित संक्रमित रोग है। ये रोग शीत ऋतु में या वर्षा ऋतु में अक्सर होता है। बुखार की हालत में पसीना होने पर बहुत ठंडा पानी पिलाने से और ठंडी हवा लग जाने से ये रोग हो जाता है। निमोनिया कई प्रकार के होते हैं और कई कारणों से हो सकते हैं। बैक्टीरियल निमोनिया हो सकता है, वायरल निमोनिया हो सकते हैं, पैरासाइटिक यानी कृमि रोग के चलते भी निमोनिया हो सकता है। और ख़ास करके तरल दवा खिलाने में अगर उनके फेफड़ा में दवा चली जाए या पानी चला जाए तो उसमें भी एस्पिरेशन निमोनिया जिसे हम कहते हैं वह भी होता है और जानलेवा भी हो सकता है। हमारे पशुओं में सांस लेने में कठिनाई होती है, सांस गहरा नहीं सांस ले पाते हैं। वो लोग हल्की सांस और तीव्र गति से सांस लेते हुए आप पशु को देखेंगे। नाक से पहले पानी गिरेगा और कुछ ही दिनों के अंतराल पर वह पानी एक गाढ़े नेटा के रूप में या सिंगन के रूप में वो परिणत हो जाएगा। वो सफ़ेद रंग का या पीले रंग का स्राव नाक से निकलते हुए आप देखेंगे और आँख से कीचड़ भी आ सकते हैं। और आपके पशु गर्दन को आगे की तरफ करके बहुत कष्ट से सांस लेते हुए आपको दिखाई देगा और देखा जाएगा कि पशु कमजोरी के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं और आपको भारी क्षति होती है। इस रोग में रोगी पशु बहुत सुस्त रहता है, खाना पीना और जुगाली करना बंद कर देता है। उसके रोए खड़े हो जाते हैं, उसे जख्म और खांसी हो जाती है और पशु का शरीर कांपता है और साधारण ज्वर हर समय बना रहता है। उसकी नाक से बलगम निकलता रहता है तथा नाड़ी तेज चलती है। अब निमोनिया रोग से किस प्रकार से आप बचाव यानी करेंगे, इस पे आपको ध्यान देनी है। तो हमें ध्यान यह देना है कि जब मौसम में परिवर्तन हो, जब ठंडी हवाएं चल रही हो और
हवा में नमी हो, तो ऐसे में उनके आवास में आप ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा गीलापन ना हो, आवास का जो फर्श है वो सूखा हो, पशुओं का शरीर गर्म बोरे से हो या पुराने कंबल, एक ओढ़ने का एक चादर रूपी वस्त्र बना सकते हैं। और पशुओं के आवास में आप इस बात का भी ध्यान दें कि हवा, ठंडी हवा सीधे अंदर प्रवेश ना करती हो। घर में आवास में गर्म करने का व्यवस्था भी आप कर सकते हैं जाड़े के दिनों में। इन विषयों पे आप ध्यान देंगे और प्रबंधन को दुरुस्त करके अपने पशुओं को निमोनिया रोग से बचाने का प्रयत्न करेंगे। रोग से ग्रसित पशुओं को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें। रोगी पशु का जूठा आहार या पानी स्वस्थ पशु को पीने नहीं देना चाहिए। अधिक ठंडा मौसम होने पर पशुओं को पशुशाला में बांधना चाहिए। इसके अलावा पशुशाला में ठंडी हवा रोकने के लिए दरवाजों एवं खिड़कियों पर पर्दे लगा दें। इसके अलावा रोग ग्रसित पशु को नौसादर, सौंठ एवं अजवाइन एक तौला को अच्छी तरह से कूटकर 250 ग्राम गुड़ के साथ दिन में 2 बार देने से भी ये रोग नियंत्रित हो जाता है। निमोनिया के लक्षण अगर आपको दिख रहे हो, बुखार हो, पशु खाना कम कर दिया हो, तो आप चिकित्सक को तो अवश्य दिखाएं, नहीं तो आप अपने से भी एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। पेनिसिलिन ग्रुप की दवाएं इस पे बेहतर कार्य करती हैं। बड़े जानवरों में 40 से 50 लाख इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन 5 से 7 दिन तक स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्शन दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की दवाओं का आप प्रयोग कर सकते हैं। इन विभिन्न प्रबंधन की व्यवस्थाएं और चिकित्सा की जो उपाय हैं, अगर इन सारे पर आप ध्यान दें तो आप अपने पशुओं को इस बीमारी से बचा सकते हैं। अन्नदाता निशुल्क हेल्पलाइन के माध्यम से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है गांव अर्जुनपुरा, जिला कोटा के किसान नारायण सैनी ने। आप गोभी की फसल में हिरक पृष्ठ कीट के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं तो नारायण सैनी जी इस बारे में जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की यह प्रस्तुति। गोभी का पतंगा, जिसको अंग्रेजी में डायमंड बैक मॉथ कहते हैं, ये अक्टूबर माह से मार्च माह तक सक्रिय रहता है। इसके बाद इसमें क्या है कि ये छोटा सा पतंगा होता है, लार्वा होता है, जो गोभी वर्गीय फसल जैसे फूलगोभी, पात गोभी, बहुत बार देखा गया है कि ये सरसों इत्यादि पे भी पाया जाता है। इसका पहचान ऐसा है कि इसके पंख पे ऐसी 3 धारियां सफ़ेद होती हैं कि जो जब पंख दोनों मिल जाते हैं वो तिनकोने शेप में होते हैं, 3 हीरे के आकार के हो जाते हैं। इसलिए इसका नाम जो पड़ा डायमंड बैक मॉथ, इसी के चलते पड़ा। गोभी का हीरक पृष्ठ शलभ या डायमंड बैक मॉथ हल्की हरे रंग की होती है और पूरी बढ़ने पर 1 सेंटीमीटर लंबी, बीच में मोटी तथा दोनों तरफ पतली होती है। पत्तों को धीरे से हिलाने पर सुंडी नीचे की तरफ धागे जैसे पदार्थ की सहायता से लटक जाती हैं। प्रारंभिक अवस्था में सुंडी पत्तियों में छेद बनाकर हरे पदार्थ को खाती हैं तथा अधिक आक्रमण होने पर सुंडियां गोभी के फल को भी चट कर जाती हैं। पत्तियों पर सुंडियों के मल के कारण काले फफूंद की बीमारी हो जाती है। इसका जो मादा है वो करीब 60 अंडे एक बार में दे देती है। अकेले देती है या कभी कभी समूहों में भी अंडे दे देती है ऊपरी सतह पर पत्तों के। जो छोटा बच्चा होता है, लार्वा होता है, वो अंदर ही उसको खनन करता है पत्तों को और इससे क्षति होता है जिसको देख नहीं पाते हैं। रोकथाम के उपाय के लिए पौधशाला से ही हमें देखभाल करना पड़ेगा। पौधशाला में जब हम लगाते हैं बीज, उसके 10वें, 20वें और 30वें दिन पे कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड का 0.5% का छिड़काव करेंगे तो इससे बचाव हो सकता है।
किसान भाइयों, इसमें जैविक नियंत्रण गोभी का पतंगा में आप बायोपेस्टिसाइड जो है बैसिलस थुरिजेंसिस 2 ग्राम प्रति लीटर के दर से भी छिड़काव कर सकते हैं। जहां जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है, और जो ऑर्गेनिक ना भी करते हैं उनके लिए फ़ायदेमंद है। गोभी का पतंगा में किसान भाई सरसों की खेती साथ में करेंगे तो सरसों की खेती में जो है गोभी का पतंगा और दूसरे भी लाही इत्यादि आकर्षित होते हैं। जैसे एक तो 2 पंक्ति गोभी का और 1 पंक्ति सरसों का लगा सकते हैं। दूसरा ये है, प्रत्येक 25 पंक्ति गोभी के बाद 1 पंक्ति शुरू वाले पंक्ति में और फिर 25 पंक्ति के बाद सरसों लगाने से इससे बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। आगे जाकर किसान भाई को आक्रमण होने पर स्पाइनोसेड नामक एक दवा है, 1.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो कीड़ों के अंड समूहों, सुड़ियों, प्यूपों तथा वयस्कों को इकट्ठा करके नष्ट कर दें। रोगग्रस्त पौधे या उनके भागों को उखाड़कर जला दें। खेत में जगह जगह पर बांस खूंटियां लगाएं जिससे पक्षी कीड़ों को खाकर नष्ट कर सकें। मित्र कीटों का संरक्षण करें। प्रकाश प्रपंच की सहायता से रात को कीड़ों को आकर्षित कर नष्ट करें। कीड़ों की निगरानी व उनको आकर्षित करने के लिए फेरामोन ट्रैप का प्रयोग खेत में करें। अपने खेतों पे 12 प्रलोभन प्रति हेक्टेयर के दर से लगाएंगे तो इसका जो पतंगा है वो फंस जाएगा, नर पतंगा फंसेगा, जिससे मादा के साथ मिलन नहीं होगा और अंडे नहीं देगी, तो आगे आपका नुकसान नहीं होगा। इसमें नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो है निमोली का जो है 5%, इसका भी 3 से 4 बार छिड़काव कर सकते हैं 10 दिनों के अंतराल पर। तो ये इस तरह से दोहरा फायदा होगा और पर्यावरण अनुकूल, ये हमारा जो नियंत्रण होगा वो पर्यावरण अनुकूल होगा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088926163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। राजनीति